स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। आज सारी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। कीमतें नीचे लाने के लिए कई देशों ने कोयले और तेल का उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन इससे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताएं बढ़ गईं। इस दौरान ये माथापच्ची भी की जा रही है कि तमाम देश सस्टेनेबल सोर्सेज यानी अक्षय स्रोतों से हासिल ऊर्जा की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी, जीवाश्म ईंधन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उनकी निर्भरता कम कर सकती है। दुनिया के सामने आइसलैंड का उदाहरण है। भारत जैसे देश भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दुनिया आइसलैंड और भारत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? Renewable energy is one that has an रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होता है। हमारे मामले में ये स्रोत है सूर्य, जो लगातार ऊर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा जब जमीन तक पहुंचती है तब इससे सीधे बिजली बनाई जा सकती है या ताप हासिल किया जा सकता है। हमारी पहली एक्सपर्ट सारा कर्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। वो सौर ऊर्जा की एक्सपर्ट है। पूरी दुनिया के बिजली उत्पादन का 10वां हिस्सा ही सौर और पवन यानी हवा से हासिल होता है। अभी दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हाइड्रो पावर है। पवन चक्की, पनचक्की और सोलर पैनल के जरिए बीते करीब 150 साल से बिजली बनाई जा रही है। हाल के वर्षों में ज्यादा बेहतर और सस्ती तकनीक हासिल हो गई है। सारा बताती हैं कि फिलहाल एक पैनल की प्रति वर्ग मीटर कीमत लगभग उतनी ही है जितनी आप अपने घर की रंगाई पुताई करने वाले को देते हैं। तकनीक बेहतर होने से सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता और कुल उत्पादन में भी हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी सारे अवरोध खत्म नहीं हुए हैं। when the sun sets, we need to figure out जब सूरज छुप जाता है उस वक्त हमें ये तलाश करनी होती है कि रात में बिजली जलाने के लिए सौर ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो स्वचालित हो और ये तय कर सके कि कब हमें रिन्यूएबल स्रोत से बिजली मिले और कब इकट्ठा की हुई बिजली का इस्तेमाल किया जाए। बिजली बैटरी में स्टोर की जाती है। सारा कहती है कि अभी हमारे पास ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन दिक्कतें और भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के लिए सोलर पैनल, हाइड्रो प्लांट और विंड टरबाइन उस जगह लगाए जाने चाहिए जहां ये सबसे अच्छी तरीके से काम कर सके, जबकि जीवाश्म ईंधन को जहां भी जरूरत हो वहां जलाकर ऊर्जा हासिल की जा सकती है। with a car that you fill with गैस से चलने वाली कार में आप बहुत तेजी से ईंधन भर सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी जुटाने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। अनुमान है कि 2020 से 2026 के बीच दुनिया की कुल उत्पादन क्षमता 60% से ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि दुनिया भर में आबादी और बिजली की मांग भी बढ़ रही है। getting the infrastructure developed. उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लग सकता है। अभी जो ग्रिड है उसे और उससे जुड़े तारों को शहरों और गांवों तक ले जाने में कई दशक का वक्त लगा। हमें समझना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को उसी स्तर तक ले जाने के लिए मूलभूत ढांचा बनाने में भी दशकों का समय लग सकता है। कोयले और गैस के प्लांट के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का ढांचा तैयार करना सस्ता है, लेकिन फिर भी इसमें पैसे तो लगते हैं। सारा कहती है कि जिस चीज को पूरा समुदाय इस्तेमाल करता हो तो उसके लिए बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा, और तब ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि उसमें पैसे कौन लगाएगा। इसका जवाब एक देश के उदाहरण से मिल सकता है। नाम है आइसलैंड। पार्ट 2, आइसलैंड मॉडल। If you invest in the right infrastructure,
अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं और अगर ये रिन्यूएबल और हरित ऊर्जा का ढांचा हो तो लोगों को उसके फायदे 1-2 दिन या कुछ साल में पता नहीं चलते, लेकिन ऐसा ढांचा कई पीढ़ियों और कई दशकों के लिए मददगार हो सकता है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हतला लोगाडोटर आइसलैंड की नेशनल एनर्जी अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल हैं। इस छोटे से देश की आबादी 3 लाख से कुछ ज्यादा है। कुदरत ने इस देश को कुछ खास तोहफे दिए हैं। आइसलैंड का 10वां हिस्सा ग्लेशियर से ही ढका है। ये देश 2 टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर टिका है। ऐसे में गर्मी धरती की सतह तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से यहाँ सिर्फ बड़े बड़े ज्वालामुखी ही नहीं हैं, बल्कि गर्म पानी के सैकड़ों झरने भी हैं। हतला बताती है कि साल 1908 से आइसलैंड के लोग घरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी के झरने से ताप हासिल करने लगे थे। वो बताती हैं कि 1928 में रेकियाविक में नगर पालिका स्तर पर ऐसी कोशिशें की गईं। इसके बाद अस्पताल और प्रमुख स्कूलों को जियोथर्मल पावर से गर्म किया जाता था। 1960 का दशक आते आते राजधानी ने ऐसे प्रयासों को वित्तीय मजबूती मुहैया कराई। A brilliant thing that the government did around that time. उस वक्त सरकार ने आइसलैंड के एनर्जी फंड को लेकर एक बेहतरीन फैसला किया। इस फंड के जरिए नगर पालिकाओं को जमीन के अंदर जियोथर्मल तलाशने के लिए पैसे दिए जाते थे। अगर खुदाई कामयाब होती तो वो रकम ऋण में बदल जाती, जिसे चुकाने के लिए लंबा समय मिलता। लेकिन अभियान नाकाम होता तो खर्च के एक हिस्से को माफ कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि नगर पालिकाएं जोखिम लें। तब उन्हें पता होता था कि अगर ड्रिलिंग कामयाब नहीं भी हुई तो पूरी लागत का बोझ उनके कंधे पर नहीं आएगा। आइसलैंड में आज 10 में से 9 घर जियोथर्मल एनर्जी से गर्म किए जाते हैं। आइसलैंड के गर्म झरनों की ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। The exciting part of geothermal is that you can also जियोथर्मल के साथ अच्छी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में भी जियोथर्मल का अच्छा उपयोग हो सकता है। ग्रीन हाउस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हतला ये भी कहती हैं कि ट्रांसपोर्ट को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। actually over 50% of newly registered cars. जिन नई कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें हैं। मछली पकड़ने वाली नावों और जहाजों में सरकार निवेश कर रही है। उड्डयन की बात करें तो अगले 1 दशक के दौरान देश के अंदर की उड़ानों को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम जारी है। इन तरीकों को आजमा कर आइसलैंड ने अपने एनर्जी बिल को घटा लिया है। यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले वहां हवा भी ज्यादा साफ है। पार्ट 3 बदलती दुनिया। My name is Christian Breyer. I'm professor for solar economy. हमारे तीसरे एक्सपर्ट क्रिस्टियान ब्रायर फिनलैंड में सोलर इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी पर 2018 में आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लेखकों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों में दुनिया अपनी कुल खपत के बराबर ऊर्जा का उत्पादन रिन्यूएबल स्रोत से कर सकती है। Oh, Iceland is a great example what can be. रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए क्या हासिल किया जा सकता है। आइसलैंड इसका बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। हालांकि इसकी परिस्थिति खास है। रिन्यूएबल एनर्जी की कामयाबी स्थानीय स्रोत के बेहतरीन इस्तेमाल पर निर्भर करती है। दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये स्रोत सूर्य और कुछ हिस्सों में पवन हो सकता है। कई जगह ये हाइड्रो पावर और अगर जियोथर्मल एनर्जी उपलब्ध है तो ये बहुत अच्छी बात है। जीवाश्म ईंधन से किनारा करने के लिए ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के अलग अलग तरीकों को सही अनुपात में इस्तेमाल करना होगा। क्रिस्टियान भारत का उदाहरण देते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले किसी भी देश के मुकाबले यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई सबसे तेजी से बढ़ रही है। साल के ज्यादातर महीनों में यहाँ सूरज की भीषण गर्मी रहती है, लेकिन भारत में बारिश का मौसम भी लंबा चलता है। So there might be a kind of a partial shortage. मानसून के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में सौर ऊर्जा की कमी हो सकती है, लेकिन तब देश का आधा हिस्सा ही प्रभावित होता है। बाकी आधे हिस्से में तब भी सूरज की चमक बरकरार रहती है। मानसून से प्रभावित न होने वाले हिस्से से उम्दा क्षमता वाले ग्रिड के जरिए दूसरे हिस्से में बिजली भेजी जा सकती है। तो हम जान चुके हैं कि बिजली भेजने के लिए बैटरी की क्षमता होना जरूरी है ताकि ऊर्जा को स्टोर किया जा सके।
क्रिस्टियान कहते हैं कि बैटरियों में निवेश करने के साथ भारत मौजूदा बैटरियों को देश में बढ़ती इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल कर सकता है। 80% of all batteries we need. समुदाय को जितनी बैटरियां चाहिए उसके 80% की जरूरत वाहनों के लिए होगी। ज्यादातर बैटरी की जरूरत कार, बस और ट्रकों के लिए होगी। ये बहुत अहम है क्योंकि परोक्ष रूप से इससे बिजली उत्पादन में संतुलन आएगा। हम इसे स्मार्ट चार्जिंग या स्मार्ट ईवी चार्जिंग कहते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यमन का भी उदाहरण देते हैं। वहां वर्षों से संघर्ष जारी है और पावर ग्रिड नष्ट हो चुकी है, लेकिन सोलर पैनल की मदद से स्कूल, अस्पताल और घरों में बिजली मिल रही है। They have a solar system, they have a battery, and with उनके पास सोलर सिस्टम है, बैटरी है। उनकी मदद से वो अपनी जरूरत भर के लिए बिजली हासिल कर लेते हैं। उन्हें एक बार ये सिस्टम खड़ा करने की जरूरत थी और उसके बाद ये बरसों से चल रहा है। ये एक उदाहरण है कि बेहद अस्थिर स्थिति में रिन्यूएबल ऊर्जा सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकती है। अब सवाल है कि क्या हरित ऊर्जा भू राजनीतिक स्थितियों को भी बदल सकती है? पार्ट 4 हरित ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया अपने कुल बिजली उत्पादन का 1/3 रिन्यूएबल स्रोत से हासिल करता है। हमारे चौथे एक्सपर्ट टिम बकले सिडनी में क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। टिम का अनुमान है कि आज ईंधन की कीमतें भले ही बेतहाशा बढ़ गई हों, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ने से कीमतें नीचे आना तय है। We've never seen this sort of level of pricing. हमने कीमतों में इस तरह की वृद्धि नहीं देखी है, इसलिए आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जरूरी है कि जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाई जाए। इसके लिए निवेश किया जाए। मेरा अनुमान है कि आने वाले दशकों में बिजली की कीमतें 50 से 70% तक कम होंगी। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं। उनकी बैटरियों में अक्षय ऊर्जा जमा रहेगी, जिसका लोग तुरंत इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। When you're looking at 20 million batteries on wheels, जब आप वाहनों में मौजूद 2 करोड़ बैटरियों को देखते हैं तो समझ सकते हैं कि वो हर दिन अतिरिक्त बिजली को जमा कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब सूरज चमक रहा होगा तब बिजली की कीमतें शायद ना के बराबर हों और कार को चार्ज करने की शायद कोई कीमत ही ना देनी हो, लेकिन रात के समय जब सूरज छुप जाएगा और बिजली की मांग बढ़ेगी तब ये इलेक्ट्रिक वाहन अहम भूमिका निभाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भविष्य के लिए ये राह चुनी है तो ये तो तय है कि कई और देश इसी रास्ते पर बढ़ना चाहेंगे। वो अपने यहाँ सौर, पवन और पानी से बिजली बनाएंगे। ऊर्जा की वजह से दुनिया में कई बार संघर्ष हुए हैं, इसमें यूक्रेन युद्ध शामिल है। जब हमने टिम से पूछा कि अगर तमाम देश अपनी जरूरतों के मुताबिक ऊर्जा उत्पादन करने लगेंगे तब क्या भू राजनीतिक स्थितियों में बदलाव होगा? almost every country in the last 100 years has been. बीते 100 साल के दौरान ऊर्जा सुरक्षा ने करीब हर देश को प्रभावित किया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता के मामले में यूरोप के बाजार को सख्त चेतावनी मिली है। आपको इस मामले में भू राजनीतिक स्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव किस तरह का होगा? क्या कुछ देश ऊर्जा के मामले में सुपर पावर होंगे या फिर तमाम देश अपनी जरूरत के मुताबिक ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे? We are going to see a massive global realignment. हम पूरी दुनिया का कर्म बदलता देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये तमाम देशों को प्रेरित करती है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक उत्पादन करें, खासकर तब जब उनके पास सौर और पवन ऊर्जा पैदा करने के स्रोत हों। हम कई देशों को ऊर्जा सुरक्षा के मामले में मजबूत होता देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को इस दिशा में बड़ा फायदा होगा। चीन, भारत और अमेरिका जैसे देश भी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे। लौटते हैं उसी सवाल पर कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दुनिया आइसलैंड और भारत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी? संक्षेप में इसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। कुछ छोटे देशों में बिजली का सारा उत्पादन अक्षय स्रोतों से होता है। इनमें आइसलैंड के अलावा कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे कई बड़े देश भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।
इंटरकनेक्टर के जरिए एक से दूसरे देश तक बिजली भेजने का काम दिक्कत भरा दिखता है, लेकिन इस मामले में भी कुछ कामयाबी मिली है। साल 2021 में समुद्र के अंदर बिछाई गई सबसे बड़ी केबल के जरिए नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच रिन्यूएबल स्रोत से तैयार बिजली भेजने की शुरुआत हुई। लेकिन जो देश भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर अलग थलग हैं, या फिर उनके यहाँ पर अक्षय ऊर्जा पैदा करने के लिए अच्छी स्थितियां नहीं हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ करने में दिक्कत हो सकती है।